गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस का क्विक रिवीजन करेंगे। सॉल्यूशंस में फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सॉल्यूशन के लिए। इस सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। देखिए, जब हम दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं और वो मिक्स होकर एक होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास गैसियस सॉल्यूशंस। इसमें सॉल्वेंट तो होता है गैस, ठीक है, और जो सॉल्यूट है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग एग्जांपल है, यहाँ पर चेक कीजिए, लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ N2 O2। अब यहाँ पर जो N2 है ये क्या है? सॉल्यूट, गैस है, और जो सॉल्वेंट है वो ऑक्सीजन है, वो भी गैस है। सेकंड एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म विद N2 गैस। यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है वो लिक्विड है जो कि सॉल्यूट फॉर्म में है, ठीक है, और जो N2 है वो गैस है, वो सॉल्वेंट है, ठीक है। इस तरह से सॉलिड है हमारे पास कैम्फर इन N2 गैस। यहाँ पर N2 गैस क्या है? सॉल्वेंट है, और कैम्फर क्या है? सॉलिड है, जो सॉल्यूट है, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन टाइप है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसमें गैस, लिक्विड, सॉलिड ये तीनों सॉल्यूट हो सकते हैं। देखिए, सॉल्यूट कॉलम में ही है, और जो सॉल्वेंट है वो कॉमनली क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है, फर्स्ट गैस सॉल्यूट है ऑक्सीजन, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है, लिक्विड है। और सेकंड है हमारे पास लिक्विड 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 इथेनॉल सॉल्यूट है, वाटर में डिजोल्व है, तो वाटर क्या हो गया हमारे पास? सॉल्वेंट, लिक्विड फॉर्म में है। थर्ड है सॉलिड, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ग्लूकोज हो गया सॉल्यूट, सॉलिड फॉर्म में, और ये वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। इसी तरह से थर्ड टाइप है सॉलिड सॉल्यूशंस, जिसमें सॉलिड है वो सॉल्वेंट है, और गैस, लिक्विड, सॉलिड ये सॉल्यूट है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हाइड्रोजन गैस है जो सॉल्यूट फॉर्म में है, और पैलेडियम मेटल क्या है? सॉलिड है, जो सॉल्वेंट फॉर्म में है। सेकंड सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड सॉल्यूट है और सॉलिड सॉल्वेंट है। लिक्विड हमारे पास मरकरी हो गया, ठीक है, मरकरी, और सॉलिड फॉर्म में कौन है? सोडियम, तो ये हो गया अमलगम ऑफ Hg विद Na। थर्ड है जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही क्या है? सॉलिड है, तो कॉपर हो गया सॉल्यूट और गोल्ड हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं जिसको हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज, वेट बाय वेट। तो यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन है इसकी, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास 2 कंपोनेंट है, तो हमें यहाँ पर अगर मास परसेंटेज ए कंपोनेंट के लिए निकालना है तो ए कंपोनेंट का मास हम यहाँ पर पुट करेंगे, और ए और बी टोटल जो मास है दोनों कंपोनेंट का वो हम यहाँ पुट करेंगे मल्टीप्लाई 100। सिंपल है बिल्कुल। इसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, ए कंपोनेंट का वॉल्यूम हम यहाँ पर पुट करेंगे अगर हमें ए कंपोनेंट की वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ए और बी का जो टोटल वॉल्यूम है उसका प्लस हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड पॉइंट में है पार्ट्स पर मिलियन। अब देखिए, यहाँ पर तो मास है, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ पर पार्ट्स है, केवल इतना डिफरेंस है। यहाँ पर हम वॉल्यूम पुट करेंगे, यहाँ पर हम मास पुट करेंगे, यहाँ पर पार्ट्स पुट करेंगे। देखिए, पढ़िए इसके फॉर्मूले को, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। अगर हमारे पास दो ही कंपोनेंट है, ए और बी, ठीक है, और अगर हमें पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करना है ए कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ए के प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उनको यहाँ पुट करना है, और ए और बी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो है कंपोनेंट के वो हमें यहाँ पर पुट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ऑल कंपोनेंट की बात है ना, मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ठीक है, क्योंकि पर मिलियन की बात हो रही है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा पीपीएम के लिए। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला है बहुत सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ठीक है। अगर हम एज्यूम करते हैं ए और बी दो कंपोनेंट हमारे पास है, ठीक है, और अगर हमें ए कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो अगर हम ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पुट करेंगे, और ए और बी दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह से हम बी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? काई बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से प्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व किया है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हमारे पास है फॉर्मूला मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसके लिए यूनिट बनती है हमारे पास मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, हमारे पास दो कंपोनेंट है ए प्लस बी, ठीक है। ए हमारे पास क्या है? सॉल्यूट है, तो इस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पर पुट करने हैं, ठीक है, और जो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो हमें यहाँ पर पुट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये ध्यान रखना है कि अगर वो ml में है तो हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर वो ml में है, और अगर लीटर में है तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोलैरिटी, जिसको स्मॉल m से प्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बहुत सिंपल है, बिल्कुल मोलैरिटी की तरह है, बस यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट है, बाकी बिल्कुल सेम है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर भी पुट करने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर भी पुट करने हैं। अगर यहाँ ग्राम में वैल्यू है तो यहाँ पर 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो ग्राम है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वाइल मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आप चेक कीजिए कि जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो तुरंत वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसलिए कहा गया है मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट वाइल मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पर मास है, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ने से मास नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी।
इट कैन बी डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। मान लीजिए हमारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, 100 ग्राम सॉल्वेंट है और स्पेसिफिक टेम्परेचर हमने मान लिया है। स्पेसिफिक टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना अमाउंट हम सॉल्यूट का ऐड कर पाएँ, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व। जितना ज़्यादा सॉल्यूट हम यहाँ पर डिजॉल्व कर पाएँ उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन का फर्स्ट टाइप है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, जहाँ पर सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जब लिक्विड सॉल्वेंट में हम सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है। सम सॉल्यूट डिजॉल्व, तो कुछ जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व होता है, ठीक है। अब डिजॉल्व होने के लिए सॉलिड सॉल्यूट को टूटना पड़ेगा एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन सॉल्यूशन। अब कुछ सॉल्यूट जो डिजॉल्व हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगी, इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन, ठीक है। सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब यहाँ पर चेक कीजिए, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो चुके हैं वो डिसोसिएट होकर ही तो डिसॉल्व होंगे, तो वो डिसोसिएट हो चुके हैं। तो जो डिसोसिएट सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ कोलिजन में है, वो कोलिजन में है सॉलिड सॉल्यूट के साथ। जो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हुआ है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हुए हैं उनके साथ डिसॉल्व हुए पार्टिकल्स क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे और कोलिजन करते ही सेपरेट आउट होंगे, सॉल्यूशन में से सेपरेट आउट होंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इन दोनों प्रोसेसेस को आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, जब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म के बाद वो डिसोसिएट होकर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिसॉल्यूशन। मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है वो प्रोसेस है डिसॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट होकर वापस से सॉलिड फॉर्म कर लेते हैं, वापस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट प्रोसेसेस हैं। सच ए सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जिसमें हम और ज़्यादा और अधिक सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, सेम टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर भी सॉल्युबिलिटी में स्पेसिफिक टेम्परेचर की तो बात थी, ठीक है, तो सेम टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर भी सेम होना चाहिए। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन का टाइप है हमारे पास गैस लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें गैस सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। द गैसेज आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, जो गैसेज हैं वो सामान्य तौर पर सॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर, ठीक है, इन ए लिमिटेड एक्सटेंट, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती, लिमिटेड अमाउंट में। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, जो सॉल्युबिलिटी है गैसेज की लिक्विड के अंदर, गैसेज की लिक्विड के अंदर, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे, प्रेशर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक है हेनरीज लॉ। इट स्टेट दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, गैस का पार्शियल प्रेशर है P इन वेपर फेज। वेपर फेज में जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर KH आ जाएगा, जो क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये सिंपल डेफिनेशन है हेनरी लॉ के लिए, जो कोरिलेट करती है पार्शियल प्रेशर को और मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। और ये भी बताती है कि सॉल्युबिलिटी हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, गैसेज की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन चेक कीजिए। फर्स्ट है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। अगर हमें सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है उसको इंक्रीज करना है सोडा वाटर में या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स में, तो हम बोतल को हाई प्रेशर पर सील करते हैं, हाई प्रेशर पर सील करते हैं। तो अब यहाँ पर चेक कीजिए, हेनरी लॉ ही तो यूज हो रहा है, हाई प्रेशर। जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो गैस का अमाउंट है उसको हम किस में यूज कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन की टर्म में यूज कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन जो होंगे गैस के वो भी लिक्विड में डिसॉल्व होंगे, मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, मतलब अमाउंट ऑफ गैस के, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन है टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स। जो समुद्री तैराक होते हैं उनके द्वारा जो टैंक यूज किया जाता है, ऑक्सीजन टैंक, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है। तो जो नाइट्रोजन गैस ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है तो उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं उनसे बचने के लिए हम नया जो सिलेंडर है वो तैयार करते हैं, जिसमें क्या क्या फिल करते हैं, डाइल्यूट फॉर्म में हीलियम 11.7%, 56.2% N2 एंड 32.1% ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्यूशन होता है जो हम ऑक्सीजन टैंक्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है वो वोलेटाइल है, मतलब लिक्विड में इजीली सॉल्युबल है। ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बिल्कुल हेनरीज लॉ की तरह ही है। यहाँ पर चेक कीजिए, जो पार्शियल प्रेशर है दोनों कंपोनेंट्स का, क्योंकि यहाँ पर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं A और B, दो कंपोनेंट हैं जिसमें से A क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूट कैसा है, वोलेटाइल, जो लिक्विड में इजीली सॉल्युबल है। और अगर वो लिक्विड में इजीली सॉल्युबल है तो वेपर भी इजीली फॉर्म करेगा। तो वहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है ईच कंपोनेंट का, चाहे वो A का हो चाहे B का हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, उस कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर चेक कीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया है, यहाँ पर आ गया है P0 A। अब P0 A क्या है, P0 A हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर फॉर्म में जो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P0 A से, ठीक है, जो हमने यूज किया है प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने के लिए। बिल्कुल सिमिलर बी कंपोनेंट के लिए है, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यहाँ पर PB इज इक्वल टू P0 B मल्टीप्लाई काई B। दोनों कंपोनेंट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम टोटल प्रेशर चेक करते हैं तो टोटल प्रेशर का मीनिंग क्या है हमारे पास, PA प्लस PB, ठीक है। अगर हम PA ए कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर और B कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर चेक कीजिए, PA हमारे पास क्या है, P0 A काई A, यहाँ पर चेक कीजिए, ठीक है, और PB हमारे पास है P0 B काई B, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो,
काई ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, 1 माइनस काई बी, क्योंकि हम जानते हैं काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस काई बी, ठीक है। काई ए की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस काई बी आ जाएगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी, ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करने पर, प्लस पी नॉट बी काई बी। यहाँ से हम रीअरेंज करेंगे, इसको रीअरेंज करके पी नॉट ए हमारे पास आ गया, पी नॉट ए है, और यहाँ पर चेक कीजिए इन दोनों टर्म्स में से, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है, काई बी, काई बी कॉमन निकल रहा है, और पी नॉट बी प्लस की टर्म है, पी नॉट बी जो हमारे पास है वो प्लस की टर्म है, और पी नॉट ए क्या है हमारे पास, माइनस टर्म, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए काई बी, क्योंकि हमारे पास काई बी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसमें से हमने कॉमन निकाल लिया है। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बन जाएगा किसके लिए, टोटल प्रेशर के लिए, जब हम बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर हमारे पास सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तो उस केस में अगर हम डेफिनेशन चेक करें, इट स्टेट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है, तो वहां से कोई भी वेपर क्रिएट नहीं होगी, और वेपर क्रिएट नहीं होगी तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, ठीक है। अब जो पीबी है हमने उसे यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि जो टोटल प्रेशर है उसमें केवल ए कॉम्पोनेंट का ही वेपर प्रेशर यूज होगा, क्योंकि बी कॉम्पोनेंट का वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा पी नॉट ए काई ए। ये हमने वोलेटाइल सॉल्यूट में भी चेक किया था, यहाँ से ओपन करेंगे इसे तो काई ए हमारे पास क्या है, 1 माइनस काई बी, क्योंकि हम जानते हैं काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको हम यूज करके ये फॉर्मूला इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 1 माइनस काई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए, मल्टीप्लाई करेंगे इसे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी, ये हमारे पास हो जाएगा पी नॉट ए, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी, इसको रीअरेंज किया है, हमारे पास आ गया है पी नॉट ए काई बी, ठीक है। इसको राइट हैंड साइड में ले गए हैं, पी नॉट ए माइनस पी, ठीक है। रीअरेंज करने के बाद फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है पी नॉट ए माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। ये जो फॉर्मूला है ये इस टॉपिक के लिए वैलिड है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में डिस्कस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डिफरेंस चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस में ओबे राउल्ट्स लॉ, जो भी बाइनरी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है वो हमारे पास क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन राउल्ट्स के 2 लॉज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। कौन से लॉ की बात हो रही है, तो राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि वोलेटाइल सॉल्यूट में ही ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर यूज होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में केवल एक कंपोनेंट ही रह जाता है ए, जो बी हमारे पास नॉन वोलेटाइल होता है कंपोनेंट, उसका वेपर प्रेशर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राउल्ट्स लॉ की बात हो रही है वो राउल्ट्स फर्स्ट लॉ की बात हो रही है, जो वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सॉल्यूशन फुलफिल कर रहा है, तब हमारे पास वो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है और वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको इन दोनों फॉर्मुलाज को हम इस तरह से भी पुट कर सकते हैं, पी हमारे पास टोटल है और टोटल में कौन है, पी ए कॉम्पोनेंट प्लस पी बी कॉम्पोनेंट, ठीक है जी। सेकंड यहाँ पर चेक कीजिए, डेल वी मिक्स, अभी हमारे पास क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अब मिक्सचर का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास, अगर हम ए और बी कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, एक सॉल्यूशन हमारे पास है, इस सॉल्यूशन में ए और बी कंपोनेंट हमारे पास है, ठीक है। इन दोनों कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पर मिक्स किया है। मिक्स करने पर अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, 0, ठीक है, तो वहां पर भी हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन आइडियल है। इसी तरह से अगर एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आता, ए और बी कंपोनेंट को मिक्स करने पर एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आता, जो इनिशियली ए कंपोनेंट की और बी कंपोनेंट की सेपरेटली एंथैल्पी होती है वही मिक्स करने पर भी होती है, और वहां पर जो चेंज होता है वो 0 होता है, तब भी वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है जी। इसके लिए एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल हमारे पास है मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। अगर हम बेंजीन और टोल्यूइन को मिक्स करते हैं तो वहां से ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन। वो किस तरह का सॉल्यूशन रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड है मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल और इथेनॉल को मिक्स करेंगे तो वहां पर भी आइडियल सॉल्यूशन ही फॉर्म होगा। अब अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को चेक करें तो यहाँ पर चेक कीजिए फर्स्ट पॉइंट में नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। अब आइडियल सॉल्यूशंस में तो राउल्ट्स लॉ ओबे हो रहा था, यहाँ पर नॉट ओबे है, तभी तो बिल्कुल अपोजिट बनेगा, ये आइडियल है ये नॉन आइडियल है। तो अगर ये नॉट ओबे करता है राउल्ट्स लॉ को तो कंडीशन क्या है, पी टोटल, ये टी है हमारे पास, पी टोटल इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, तो ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। सेकंड है चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी चेंज आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज है वो 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। इसी तरह से जो एंथैल्पी चेंज है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो जितने भी फैक्टर्स हैं यहाँ पर, राउल्ट्स लॉ है, चाहे मिक्सचर वॉल्यूम है, चाहे मिक्सचर एंथैल्पी है, उन सब में चेंज आ गया है। तो यहाँ पर ये हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके लिए एग्जांपल हमारे पास है इथाइल एल्कोहल एंड वाटर। अगर हम इथाइल एल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं तो वहाँ से वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। इसी तरह से एसीटोन एंड बेंजीन, एसीटोन बेंजीन को मिक्स करेंगे वो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, इन दोनों का मिक्सचर बनाते हैं वो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में ही इन्वॉल्व होगा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास तो वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट के लिए है। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, ए कंपोनेंट के लिए ये ग्राफ हो गया और बी कंपोनेंट के लिए ये वाला ग्राफ हो गया, ठीक है। और टोटल के लिए हमारे पास इन दोनों को हमने
प्लस कर दिया है, ठीक है। टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास लीनियर ग्राफ यहाँ पर है, लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास है, तो वो हमारे पास है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो ए कंपोनेंट है उसका ग्राफ इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस पॉइंट पर जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं, 0 है, ठीक है। और इस पॉइंट पर यहाँ पर आकर इसके मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 हो गए हैं। इसी तरह से जो सेकंड कंपोनेंट है बी कंपोनेंट, उसके मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पर ओरिजिन पर 0 है, ठीक है। और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट 1 हो गए हैं, यहाँ पर चेक कीजिए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसके लिए है, बी कंपोनेंट के लिए। इस तरह से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का टाइप चेक करें तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन क्या है, पॉजिटिव डेविएशन की फर्स्ट कंडीशन है एफ ए बी इज लेस देन एफ ए ए एंड एफ बी बी। अब ये एफ ए बी, एफ ए ए, एफ बी बी ये सब क्या है, ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर चेक कीजिए, जो बॉन्डिंग है सेम कंपोनेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं तो जो हमारे पास ए कंपोनेंट अगर प्योर फॉर्म में है और बी कंपोनेंट प्योर फॉर्म में है तो सिमिलर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो भी हम यूज करते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी कंपोनेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग रहेगी। जब हम इन्हें मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने पर ये बॉन्डिंग कर लेंगे ए और बी, ठीक है। तो वो बॉन्डिंग हमारे पास वीक रहेगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल है कि जो सॉल्यूशन फॉर्म में कंपोनेंट है उनकी बॉन्डिंग वीक है और प्योर फॉर्म में जो कंपोनेंट है उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन जनरेट होगा, उसमें पॉजिटिव डेविएशन जनरेट होगा। सेकंड पॉइंट में कंडीशन है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर हमारा वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट का और बी कंपोनेंट का राउल्ट्स लॉ की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ज्यादा है, पर ग्रेटर देन लिखा हुआ है ना, तो जो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है और बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है, तो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। इसी तरह से एंथैल्पी जो चेंज है वो भी 0 से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव है, और जो वॉल्यूम चेंज है मिक्सचर का, ठीक है, वो भी 0 से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव है, तब वहां पर पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। उसके लिए एग्जांपल्स है हमारे पास एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। अगर हम एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का सॉल्यूशन चेक करते हैं तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, मतलब वो सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। ये जो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशंस के लिए जो कंडीशंस है ना, 4 कंडीशंस हमने यहाँ पर चेक की हैं, उन सभी कंडीशंस को ये सॉल्यूशंस, ये जो 2 एग्जांपल हमारे पास हैं ये फुलफिल करते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव डेविएशन शो होता है इन 2 एग्जांपल्स के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो ग्राफ है वो किस तरह से होगा, देखिए जो लीनियर ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है ये जो लीनियर ग्राफ है, ठीक है। अगर हमारा ग्राफ स्लाइटली अपर कर्व में आ रहा है, देखिए थोड़ा सा ऊपर वाले कर्व में आ रहा है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन को ये शो कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और ये किस में आ जाता है, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये नॉन आइडियल है, चाहे वो लीनियर से ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, लेकिन लीनियर लाइन पे नहीं है, तो वो हमारे पास क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर सेकंड टाइप है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशंस में बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस हैं, यहाँ पे चेक कीजिए, पॉजिटिव में क्या था, लेस देन था ए बी, अब यहाँ पर ये ग्रेटर देन है। जब ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो, लेकिन जब वो मिक्स हो जाए और ए बी मिक्सचर फॉर्म कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो जाता है, तब नेगेटिव डेविएशन शो होता है। सेकंड कंडीशन है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है वो ना आए, उससे कम आए। यहाँ पर चेक कीजिए, ए कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो भी लेस देन है और जो बी कंपोनेंट का प्रेशर है वो भी लेस देन है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के जो वेपर प्रेशर से अगर कम वेपर प्रेशर आता है ए कंपोनेंट का और बी कंपोनेंट का, क्योंकि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला तो ये बन रहा है, ठीक है, अगर ये इक्वल आता है तो ये आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अगर कम आ रहा है तो ये हमारे पास नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। इसी तरह से अगर डेल एच मिक्स मतलब चेंज इन एंथैल्पी और मिक्सचर की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और वॉल्यूम की भी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है मिक्सचर फॉर्म में, ठीक है, तो वो सब कंडीशन हमारे पास है नेगेटिव डेविएशन के लिए। तो नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ इस तरह से बनेगा ग्राफ। ये जो रेड लाइन ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव डेविएशन को, क्योंकि लीनियर लाइन अगर है हमारे पास तो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल्स अगर चेक करें तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, अगर हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करते हैं तो वहां से जो डेविएशन बनेगा वो नेगेटिव डेविएशन होगा। HCl और वाटर के केस में भी नेगेटिव डेविएशन ही फॉर्म होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। डेफिनेशन है दे आर बाइनरी मिक्सचर्स। जो एजियोट्रॉप्स हैं वो बाइनरी मिक्सचर्स हैं। बाइनरी मिक्सचर्स का मतलब इसमें 2 कंपोनेंट है ए बी, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। हैविंग सेम कंपोजिशन, दोनों की जो कंपोजिशन है वो सेम होनी चाहिए। इन लिक्विड एंड वेपर फेज, लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी, दोनों ही फेजेस में दोनों कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है वो सेम होनी चाहिए अगर हमें एजियोट्रॉप बनाना है। एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और सेकंड कंडीशन क्या है, वो बॉयल होनी चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, चाहे दोनों ही कंपोनेंट बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन वो अगर बॉयल होंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स में फर्स्ट टाइप हमारे पास है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फर्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन फेज इज लेस देन आइदर ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अब देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन फेज में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अगर कम हो जाए, किससे, दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट से अगर कम हो जाता है सॉल्यूशन फेज का जो बॉइलिंग पॉइंट है, तब क्या होगा फॉर्म, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो पॉजिटिव डेविएशन, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एग्जांपल है इसके लिए ए मिक्सचर ऑफ 94.5% इथाइल अल्कोहल एंड 4.5% वाटर बाय वॉल्यूम। अगर हम ये सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो वहां से हमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप।
बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन आइदर ऑफ टू कंपोनेंट। अगर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, टू कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर फॉर्म में, उससे अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन फेज में अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर शो होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज ए ड्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एज ए ड्रॉप शो नेगेटिव डेविएशन। जो मैक्सिमम बॉइलिंग एज ए ड्रॉप है ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। एग्जांपल हमारे पास है मिक्सचर ऑफ 68% HNO3 एंड 32% H2O बाई मास। अगर हम ये सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो वो हमारे पास एग्जांपल है मैक्सिमम बॉइलिंग एज ए ड्रॉप के लिए जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट डू नॉट अपॉन इट्स नेचर। देखिए जो भी प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है ना कि नेचर पर, जो भी प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती हैं नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बिल्कुल सेम है किसी तरह राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह, जिसके लिए एक्सप्रेशन हमने चेक किया था पी नॉट ए माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। काई बी हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। इसको ओपन किया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, इसको ओपन कर लिया है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी हम यहाँ पर ओपन करेंगे। अब क्योंकि ये डाइल्यूटेड फॉर्म है, ठीक है, तो डाइल्यूशन फॉर्म में हम एन बी को नेग्लेक्ट कर देंगे। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बी कंपोनेंट के उन्हें हम नेग्लेक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में से। जो एन बी है ये वाला, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट किया है। एन बी को ओपन किया तो हमारे पास आ गया डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, और एन ए को ओपन किया तो हमारे पास आ गया डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके हम फॉर्मूला बना सकते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। एम बी इज इक्वल टू पी नॉट ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए। देखिए डब्ल्यू ए हमारे पास है मास ऑफ कॉम्पोनेंट ए, डब्ल्यू बी हमारे पास है मास ऑफ कंपोनेंट बी, एम ए है मोलर मास ऑफ ए कंपोनेंट और एम बी है मोलर मास ऑफ बी कंपोनेंट। और मोस्टली जो बी कंपोनेंट है वो क्या होता है, सोल्यूट। ठीक है, तो अगर हमें सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो डिफरेंस है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। अब चेंज इन टी बी हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में चेंज, बॉइलिंग टेम्परेचर में चेंज इज इक्वल टू टी बी। बी क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, माइनस टी नॉट बी क्या है हमारे पास, प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कीजिए, दिस एलिवेशन इज ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। जैसा हमने अभी कहा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम सॉल्वेंट में प्रेजेंट करा देते हैं, मतलब डाल देते हैं, यूज करते हैं, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात होती है, डेल टी बी जो हमारे पास चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, मोलैलिटी के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला बनता है डेल टी बी चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू के बी एम। के बी हमारे पास क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव हुआ है उसकी जगह पर हमने यूज किया है के बी को। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कह देते हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट टर्म से इसको पूछा गया है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन की बात होती है मोलिकुलर मास की, अगर हम सॉल्यूट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इस मोलैलिटी को ओपन कर लेते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला ओपन करते हैं और रीअरेंज करके हमारे पास फाइनल फॉर्मूला ये आ जाता है एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ही कैलकुलेट करते हैं जो हमने बी कंपोनेंट के लिए लिया है। बी कंपोनेंट हमारे पास क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, तो उसी का मॉलिक्यूलर मास अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करें तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये इस पॉइंट पर हमारे पास 1 atm वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट के लिए चेक कीजिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए जो टेम्परेचर है बॉइलिंग टेम्परेचर वो इस पॉइंट पर है, मतलब टी नॉट बी, नॉट प्योर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की सिंपल डेफिनेशन क्या है, जब लिक्विड वेपर का जो प्रेशर है वो 1 atm प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब जो लिक्विड है वो बॉइल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो टी नॉट बी हमारे पास क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है। जैसे ही हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ग्राफ चेंज हो जाता है। इस पॉइंट पर देखिए, ठीक है, टेम्परेचर जो हमारे पास है वो चेंज हो गया है। ये हमारे पास है बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर सॉल्यूशन, बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर सॉल्यूशन, तो ये इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, देखिए टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो बॉइलिंग टेम्परेचर है सॉल्यूशन के लिए वो इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर है और प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उनका जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी बी से। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए। इसी तरह से थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। When non-volatile solute is added to volatile solvent, it vapor pressure decreases। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट में, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। एंड इट वुड बिकम इक्वल टू दैट द सॉलिड सॉल्वेंट एट ए लोअर टेम्परेचर। तो वहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, लोअर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ये माइनस में चला जाएगा, जैसे -1.5 हो गया,
ठीक है, इस तरह से। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो फिर 0 डिग्री सेल्सियस ना होकर क्या हो जाएगा, -1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो किस वजह से हुआ है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से। इसके लिए भी अगर हम फॉर्मूला चेक करें तो सेम बनेगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। एफ क्या है हमारे पास, फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है। के एफ हमारे पास क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला रीअरेंजिंग करके, क्योंकि हम मोलैलिटी को ओपन कर लेंगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला ओपन करते ही हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला बनेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए, के एफ इंटू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करें तो देखिए हमारे पास है टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे है, वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे है। तो टी नॉट एफ का मीनिंग क्या है, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, और टी एफ का मीनिंग क्या है, सॉल्यूशन फेज में जो फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं प्योर फॉर्म में जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो ज़्यादा है। ठीक है, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जैसे ही हमने उसे सॉल्यूशन फेज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मान लीजिए हो गई है -1.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हुआ है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो कम हुई है फ्रीजिंग पॉइंट की सॉल्यूशन फेज के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट कंपार्टमेंट टू सॉल्यूशन कंपार्टमेंट। बहुत ही सिंपल है, हमारे पास दो कंपार्टमेंट है, सॉल्यूशन कंपार्टमेंट, सॉल्वेंट कंपार्टमेंट। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो स्पॉन्टेनियसली सॉल्यूशन की तरफ अगर हो, इस तरह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किस तरफ जाएं, सॉल्यूशन की तरफ जाएं, ये हमारे पास है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होकर सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन की तरफ जाएं, तो इस स्पॉन्टेनियस फ्लो को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। अगर हमें ऑस्मोसिस प्रोसेस को प्रिवेंट करना है, ठीक है, रोकना है, तो उसके लिए हम एक्सेस प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन साइड पे। देखिए अगर हम सॉल्यूशन साइड पे इक्वल अमाउंट में अपोजिट प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, इक्वल अमाउंट में मतलब जो स्पॉन्टेनियस फ्लो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन की तरफ, वो क्या है, ऑस्मोसिस। अगर हम बिल्कुल सेम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जो ऑस्मोसिस का प्रेशर है उसके अपोजिट बिल्कुल प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, जिससे ये फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमने अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई किया है इक्वल अमाउंट में। ठीक है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, ये प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के। फॉर्मूला बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी। सी हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म मतलब मोलैरिटी। यहाँ पर जो सी है वो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। इसको मॉडिफाइड किया जाए तो मोलैरिटी को ओपन किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को ओपन किया गया तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई ऑस्मोटिक प्रेशर मल्टीप्लाई वी मतलब वॉल्यूम। ठीक है जी, नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड सॉल्यूशन साइड, द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल, देखिए ये हमारे पास दो कंपार्टमेंट थे, सॉल्यूशन साइड है, सॉल्वेंट साइड है। तो अगर हमने सॉल्यूशन से प्रेशर अप्लाई किया है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ये इक्वल है ऑस्मोसिस के, ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है इसके बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस ऑस्मोटिक प्रेशर को जो सॉल्यूशन साइड पर अप्लाई हो रहा है इसको हम बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा देने पर सॉल्यूशन का फ्लो किस तरफ हो जाएगा, सॉल्वेंट की तरफ। सॉल्यूशन का फ्लो सॉल्वेंट की तरफ। अब ऑस्मोसिस में हो रहा था सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, लेकिन प्रेशर एक्सेस कर देने से सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ हो जाएगा। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, ऑस्मोसिस का रिवर्स हो गया, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड सॉल्यूशन साइड, द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन। जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन से आउट हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, इफ टू सॉल्यूशंस एक्सर्ट्स द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर दो सॉल्यूशन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बिकॉज दे हैव सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो कई बार ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि जो दो सॉल्यूशंस है हमारे पास वो अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास, a molar mass that is either lower or higher than the expected or normal value is called abnormal molar mass। देखिए बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, जो हम नॉर्मल वैल्यू मोलर मास की कैलकुलेट करते हैं या एक्सपेक्टेशन करते हैं उससे या तो वैल्यू लो हो जाए या वैल्यू हायर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब जो वैल्यू है मॉलिक्यूलर मास की वो नॉर्मल ना हो, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास पॉइंट है डिसोसिएशन, इफ वी डिसॉल्व KCl इन वाटर। अगर हम KCl जैसे सॉल्यूट को या KCl जैसे कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं एंड इट्स डिसोसिएट, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, देयर वुड बी डबल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हेंस वी concluded that mass of two particles is 74.5 ग्राम। अब आप ध्यान से समझिए, अगर हम KCl को वाटर में डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं तो हम हमारे पास ये 1 मोल KCl कितना है, 1 मोल KCl। अब इसका मास है हमारे पास 74.5 ग्राम, 74.5 ग्राम, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही हमने इसे लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, मतलब सॉल्यूशन में इसने 2 मोल क्रिएट कर लिए, डबल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डबल हो गया ना, यहाँ पर तो 1 मोल है, यहाँ पर ये 2 मोल हो गए, 1 मोल K पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव। अब हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन में इसके 2 मोल का वजन कितना है, 74.5 ग्राम।
नॉर्मली हमने क्या कैलकुलेट किया था, 1 मोल का वेट, और सॉल्यूशन में जाने पर ये कितने का हो गया, 2 मोल का वेट। ठीक है, इसीलिए कहा गया है डिसोसिएशन, क्योंकि डिसोसिएट होकर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहा है। नेचुरली हमने कैलकुलेट किया था 1 मोल KCl का वेट 74.5, और सॉल्यूशन फेज में ये हो गया 2 मोल पार्टिकल्स का वेट। ठीक है, तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि 2 मोल पार्टिकल्स का वेट है 74.5 ग्राम, ठीक है, तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, 37.25। ये एक्सपेरिमेंटल मोलर मास है। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास है वो अगर लोअर रहे ट्रू वैल्यू से, वो अगर लोअर रहे ट्रू वैल्यू से, तो उसका मतलब है वहां पर क्या हुआ है, डिसोसिएशन। इसी तरह से एसोसिएशन का एग्जांपल है एक्सपेरिमेंटल मोलर मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे उससे अगर ज्यादा आए मोलर मास, तो वहां पर क्या है, एसोसिएशन हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर 2 मोल यूज किए CH3COOH के, लेकिन लिक्विड में डिजोल्व होने पर इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया कुछ इस तरह से। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने से ये कितना हो गया, 1 मोल। अब हमने अगर आयोनिक के लिए चेक किया था, मतलब KCl के लिए जो चेक किया था, उसमें क्या हो रहा था, 1 मोल से 2 मोल बन रहे थे, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 से 1 मोल बन रहे हैं, क्योंकि 2 जो मोल हमने यूज किए हैं उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है, तो वो 1 मोल हो गया है। तो जो वैल्यू हमने इसके मॉलिक्यूलर मास के लिए चेकआउट की थी, तो उस मॉलिक्यूलर मास से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है वॉन थॉप्स फैक्टर, जिसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए, जो हमने अभी एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट किया था या उसे डिस्कस किया था, तो जो उसमें नॉर्मल हम मोलर मास निकालते हैं, ठीक है, उसका और जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास है, इन दोनों मोलर मासेस का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉन थॉप फैक्टर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वॉन थॉप फैक्टर, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वॉन थॉप फैक्टर। अब देखिए, एसोसिएशन के केस में क्या होता है, वॉन थॉप फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होती है, 1 से कम हो जाती है, और अगर डिसोसिएशन होता है तो वॉन थॉप फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है, 1 से ज़्यादा हो जाती है। अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कुछ नहीं हुआ है तो ये इक्वल टू 1 हो जाती है। मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वॉन थॉप फैक्टर के अकॉर्डिंग हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मॉडिफाइड करते हैं। तो ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स की तरफ आई से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी हमने यहाँ पर मोलैलिटी जो टर्म है इसमें आई से मल्टीप्लाई किया है, मतलब वॉन थॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में भी हमने आई से मल्टीप्लाई किया है, और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी जहाँ पर मोलैलिटी है वहीं पर हमने आई मतलब वॉन थॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। ये हमारे पास मॉडिफाइड टर्म्स है, मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की टर्म्स हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लिया है। आई होप कि आपको हर एक टर्म, हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।